इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक डिस्क है और वो डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और उसके ऊपर दो मासेस पड़े हैं, मासेस m1 एंड m2, और वो दोनों मासेस एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और वो जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है दैट इज r इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर, और ये दे रखा है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ से m1 का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.124, और ये गिवन है कि m1 और डिस्क के बीच में कोई फ्रिक्शन है बट m2 और डिस्क के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो F इज इक्वल्स टू 0, यानी जो m1 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, और सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है कि कितनी मिनिमम ओमेगा होनी चाहिए इस डिस्क की ताकि ये दोनों जो मासेस हैं ये स्लिप करना स्टार्ट कर दें। और थर्ड क्वेश्चन में ये है कि अगर हमको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 करनी है, मतलब फ्रिक्शन ना लगे, कुछ भी ना लगे, तो उस केस में इन दोनों को कैसे प्लेस करना चाहिए, या फिर इन दोनों का, जैसे हमको डिस्टेंस तो पता है, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की टोटल तो लेंथ पता है, बट R1 और R2 किस तरीके से वेरी करें ताकि F 0 हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको R इज इक्वल्स टू 0.3 पता है, R1 इज इक्वल्स टू 0.124 पता है, तो उससे आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से, तो आपकी यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई 0.176। अब हम इन दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो एक टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू T, और इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी बाहर की तरफ। अभी हम ये इसके ऊपर बैठे हुए फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये सूडो फोर्स है हमारी, ये सूडो फोर्स आ गई, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। तो अगर अब हम m2 देखें, अभी इक्वेशन इसकी बाद में बनाएंगे, अभी पहले हम m2 और देख लेते हैं। m2 के अंदर टेंशन लग रही होगी अंदर की साइड, और वही सूडो फोर्स लगेगी बाहर की साइड, तो T इज इक्वल्स टू m2 R2 ओमेगा स्क्वायर आ गई। अब हमने यहाँ पे बनाया, तो आपको पता है कि m1 के ऊपर कुछ फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है, तो अब हमने सपोज करो अभी कोई भी फ्रिक्शन ले ली, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने कुछ भी मान लेते हैं, जो भी आएगी फाइनली अपने आप आ जाएगी। मान लिया हमने यहाँ पर आई है फ्रिक्शन की वैल्यू, तो इक्वेशन ले लेते हैं, T प्लस F इज इक्वल्स टू m1 ओमेगा स्क्वायर R1। तो T की वैल्यू यहाँ पे डाली, तो F की वैल्यू क्या आई, m1 ओमेगा स्क्वायर R1 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर R2। तो अगर हमको डायरेक्शन देखनी है तो हम एक्चुअली ये इक्वेशन लिखने से पहले ही देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, हम T की वैल्यू निकालेंगे m2 R2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इससे हमारी T की वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, m2 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, और ओमेगा की वैल्यू पता है, और ऐसे ही हम m1 ओमेगा स्क्वायर R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे कि T इस डायरेक्शन में लग रही है और सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू दिस T की वैल्यू से। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी वो इस मास को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड ही लगेगी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी F की वैल्यू आ गई इतनी। अब हमको क्या पूछा गया है कि F की वैल्यू निकालनी है, तो F की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये तो आपकी F की वैल्यू आ गई। अब हमको ओमेगा मिनिमम निकालना है। ओमेगा मिनिमम मतलब कितनी ओमेगा होनी चाहिए कि उसके बाद ये स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। तो ओमेगा मिनिमम के लिए क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स आई, ये जो हमारी नेट फोर्स आई, दिस शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। दिस, ये जो टर्म है, अगर ये हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की है वो म्यू m1g है, म्यू m1 और g, ठीक है। अगर ये टर्म फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन लगाया F, ये वाली टर्म, ये वाली जो नेट टर्म आई है, F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू m1g। इससे हमारी ओमेगा मिनिमम की वैल्यू आ गई, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ये तो आप जब भी आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, या फिर इसको हम एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर आप यहाँ पे इक्वल डाल रहे हैं तो यहाँ पे डालें ओमेगा मिनिमम।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही बात है। अब अगर हम देखें कि थर्ड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हमारी जो प्लेसमेंट है M1 और M2 की वो कैसी होनी चाहिए ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रही है दैट कम्स आउट टू बी 0। तो सिस्टमैटिक और सिंपल तरीका है सीधा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, F इज 0 पुट कर देंगे। अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड चली जाएगी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ जाएगी M2 अपॉन M1। ठीक है, तो इससे क्या आया, R1 की वैल्यू मिल गई M2 बाई M1 इंटू R2, और आपको पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R, और R की वैल्यू आपको 0.3 दी हुई है। तो अब यहाँ पर R1 की जगह ये टर्म रिप्लेस करेंगे, R2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगी वैल्यू, R2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 प्लस M2 बाय M1, और यहाँ पर आप M2 और M1 की वैल्यूज डाल देंगे और R की वैल्यू डाल देंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और R2 की वैल्यू फिर यहाँ पर डालेंगे और R की वैल्यू आपको पता है तो R1 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम आते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि आपको एक कोन दिया हुआ है और इस कोन के ऊपर हमने एक जैसे चेन होती है ना, चेन हमने इसके ऊपर रख दी। ठीक है, अब ये जो कोन है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अब हमको क्या फाइंड करना है, ये जो चेन है इस चेन के अंदर कितनी टेंशन है। अब हमको इनिशियली गिवन है कि इसका मास m है पूरी चेन का, और इस कोन का जो एंगल है दैट इज अल्फा, दैट इज हाफ एंगल, हाफ वर्टिकल एंगल, तो ये अल्फा है। तो अब हम अगर हम यहीं पर इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि इस चेन का कुछ मास होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज mg, और इस चेन और कोन के साथ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कोन। अब इसको, इस कोन को और इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया, तो आया एक तो n cos अल्फा और ऊपर की डायरेक्शन में आया n sin अल्फा। ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या करा, अभी अब ये जो चेन है इस चेन को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने लेट सपोज कि जैसे चेन है तो चेन क्या है पूरी जैसे सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर उस पर है, जैसे जो कोन है, कोन का पार्ट सर्कुलर है, उसके ऊपर एक चेन पड़ी है। अब उसका हमने क्या करा, एक जरा सा डी थीटा एंगल का एक पार्ट ले लिया, डी थीटा है वो, डी थीटा पार्ट है पूरा। ठीक है, इस डी थीटा पार्ट को हमने कट कर लिया और एनालाइज करते हैं अब हम इसको। तो उसके अंदर क्या है कि ये जो इसका हाफ एंगल होगा ये डी थीटा बाय 2 होगा। अब इस पार्ट के ऊपर, ये जो इतना पार्ट है इसके ऊपर एक तो टेंशन लग रही होगी इस डायरेक्शन में, टेंशन क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होगी जो टेंशन है, ऐसे ही इस साइड भी टेंशन लग रही होगी। अब हमको देखना है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इतना है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आप इसको एनालाइज करें, ये डी थीटा बाय 2 है, ये भी डी थीटा बाय 2 होगा। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने पहले पढ़ा होगा, ये डी थीटा बाय 2 है, ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस डी थीटा बाय 2 है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी डी थीटा बाय 2 है। तो यहाँ पर आया टी कॉस डी थीटा बाय 2, और नीचे की डायरेक्शन में आया टी साइन डी थीटा बाय 2, और इस डायरेक्शन इस साइड भी सेम होगा, टी कॉस डी थीटा बाय 2 और नीचे टी साइन डी थीटा बाय 2। तो नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी आ गई इस पार्ट के ऊपर, 2, ये तो टी साइन डी थीटा बाय 2 है, और यहाँ पे भी टी साइन वही डी थीटा बाय 2 है। तो नेट नीचे की तरफ कितनी आ गई, 2t साइन डी थीटा बाय 2। बट अब ये जो आपका कॉस वाला कंपोनेंट है ये एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, तो इतने पोर्शन के ऊपर ये तो आपका कट गया। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जो जैसे कोई पार्ट पड़ा हुआ था, लेट अस से कि ये आपके कोन था, मतलब मान लीजिए ये इतने पार्ट को एनालाइज मत करिए, सिर्फ इतने पार्ट को एनालाइज करें। तो अगर इसके ऊपर कुछ कोन कुछ भी पड़ा है,
कुछ मान लेते हैं, जैसे ये आपकी चेन है और ये चेन ऐसे पड़ी है, ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब इसका कंपोनेंट टी कॉस अल्फा ये, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन अल्फा। तो टी कॉस अल्फा तो इधर आ गया। अब आपने देखा कि अगर हमने जरा से पोर्शन को एनालाइज करा तो उसके अंदर टी कॉस टी साइन डी थीटा बाई 2 ये किस डायरेक्शन के आया, अंदर की तरफ। तो एन कॉस अल्फा को किसने बैलेंस करा, एन कॉस अल्फा आ गया बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। मतलब अगर हमने इसको ऐसे देखा है तो ये आ गया एन कॉस अल्फा, ठीक है, और 2t साइन डी थीटा बाई 2 आया नीचे की डायरेक्शन के अंदर। तो अब अगर हम इसको देखें तो क्या आया, 2t साइन डी थीटा बाई 2। अगर हम इसको देखते हैं, ये डी थीटा अगर हम मानते हैं कि बहुत स्मॉल है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जो साइन थीटा होता है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। अगर हम देखें कि ये प्रॉपर्टी मानी जाती है, इसे इट इज टेकन टू बी डी थीटा। ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगर ये साइन डी थीटा है और डी थीटा गिवन है कि बहुत स्मॉल है, हमने जैसे चेन का जो पार्ट लिया है वो बहुत स्मॉल लिया है, तो उसके लिए आ गया 2t, ये तो साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो डी थीटा बाई 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी जो नेट वैल्यू आई वो आई टी डी थीटा, ठीक है। तो अब ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा था, तो क्या आया, अगर हम इसको किसी भी फ्रेम से देखें तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, टी डी थीटा माइनस एन कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। डी एम क्या है, सिर्फ इतने पार्ट का मास है, हमने सिर्फ छोटे पार्ट को करना है, फिर उसके बाद बड़ा पार्ट पूरा हो जाएगा अपने आप ही। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक लैम्डा है, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, जो पूरी चेन है, ठीक है, उसके एक पार्ट का कितना मास होगा, कितना मास होगा। ये m जो है टोटल चेन का मास वो है, मास है, और पर यूनिट लेंथ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई r। टोटल चेन की लेंथ कितनी है, 2 पाई r है, जितना ये रोटेशन है। ये देखेंगे अगर तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई r होता है, तो m अपॉन 2 पाई r। ये हमने एक वैल्यू लैम्डा एज्यूम कर ली, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये n साइन थीटा इज इक्वल्स टू dm इंटू जी हो गया। ये जो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस पार्ट की, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाया, एक वर्टिकल डायरेक्शन होगा तो उसकी इक्वेशन ये बैलेंस हुई। यहाँ से n की वैल्यू उठाकर साइन थीटा को नीचे ले गए और n की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो क्या आया, टी डी थीटा माइनस डी एम जी कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा आना चाहिए था, ये आ गया कॉट एल्फा इज इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया डी एम इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा। ये कैसे आया, आर डी थीटा क्या हो गया, इसकी लेंथ कितनी हुई, ये डी थीटा है, ये आर है, तो जो इतने पार्ट की लेंथ हुई वो कितनी हुई, आर डी थीटा। ये जो आपकी लेंथ होती है वो होती है आर इंटू डी थीटा। ये उन केसेस के अंदर होता है जब एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये आर अगर है तो इसकी कितनी लेंथ होगी, आर डी थीटा, इसका इंक्लूडेड एंगल है डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा डीएम, तो इतने पार्ट का मास कितना हो गया, लैम्डा था, लैम्डा पर यूनिट लेंथ था, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, और हमारी इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। तो टोटल इतने पार्ट का मास कितना आएगा, लैम्डा आर डी थीटा। डीएम यहाँ पे डाल दिया और तीनों टर्म्स के अंदर डी थीटा आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टी माइनस लैम्डा आर जी कॉट एल्फा, लैम्डा आर यहाँ पर आया, जी कॉट एल्फा ये तो ऑलरेडी था, और यहाँ पर डीएम की जगह लैम्डा आर डी थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनली टेंशन की वैल्यू आ गई। ये जो टेंशन की वैल्यू है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग के अंदर, पूरी चेन के अंदर सेम रहनी थी, तो अगर हम इसको छोटे पार्ट के लिए एनालाइज करें या बड़े पार्ट के लिए एनालाइज करें, दोनों हर एक पार्ट के अंदर टेंशन इतनी ही आएगी, इसलिए हमने इसको छोटे पार्ट से एनालाइज करा है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर जो हमारा पार्टिकल है वो ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा है, y इज इक्वल्स टू a साइन अल्फा बाय x, और वो जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड v से, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज म्यू।
अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, जिसके बाद वो स्किड करना स्टार्ट कर देगा। पूरे पाथ पर मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे भी आपको पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, जो हमने देखा था। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम रेडियस वाला निकालते हैं। मिनिमम रेडियस पे इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिस पे रेडियस बढ़ जाएगा, जैसे अब हमने ये कर्व जो है ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा कर्व आएगा, ये साइन कर्व है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स पे r की वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, ठीक है। और इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है r की। तो हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स के लिए एनालाइज करेंगे जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, जो रेडियस की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो। इस मिनिमम वैल्यू r पर हम v मैक्स निकालेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब अगर हमारा जो पार्टिकल है इस वेलोसिटी से ये पाथ, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट पास कर गया, मतलब इस पॉइंट पे भी स्लिप नहीं हुई इस वेलोसिटी पे, तो इस पॉइंट पे भी स्लिप नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा एनालिटिकली सोचें इसको और आपको ये ग्रास्प करने की कोशिश करें इस चीज़ को। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो कर्व है उसका y और एक्सिस के अंदर रिलेशन दे रखा है, बट हमको किसी भी पॉइंट पे रेडियस नहीं दे रखा। तो जब भी ऐसा कर्व दिया हो तो हमको रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज मॉड। मॉड का मतलब आपको मैथ्स में पता ही होगा, मॉड का मतलब कि कोई भी वैल्यू अंदर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बाहर उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स आपको करना आता है डिफ्रेंसिएशन, जो आपने मैथ्स में करा होगा, होल रेज़्ड टू पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय ऑफ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मॉड है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप जैसे dy बाई डी एक्स निकाला आपने यहाँ पर, और x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, हमको पता चल गया, हमने पहले एनालाइज करा था कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी रेडियस की, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो x की वैल्यू डाली पाई अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे वैल्यू डाली तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। सिमिलरली d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू पाई अल्फा बाय 2 पर, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आई r की इस पॉइंट पे, वो कितनी आई, अल्फा स्क्वायर बाय a, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेडियस पता चल गया। अब यहाँ पे तो क्या था कि y और x का डायरेक्ट रिलेशन दे रखा था, लेकिन सपोज कि कुछ भी एक अलग रिलेशन दिया होता, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। जैसे x इज इक्वल्स टू a इंटू टी, a एक कांस्टेंट है और t एक वेरिएबल है, और दिया होता कि y इज इक्वल्स टू लेट्स से c साइन at, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अब t की वैल्यू डालेंगे, मतलब क्योंकि हमको यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अब कैसे करेंगे कि t जो है इन दोनों में कॉमन है, a तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी है, बट t जो है, t हमारा वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स तो आप नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपकी सीधा टर्म आ जाएगी, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके y इज इक्वल्स टू c साइन x। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस की वैल्यू आ गई, किस रेडियस पे आपको एनालाइज करना है, तो वही आप नॉर्मल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, f इज़ लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी करा है, जो आपको रेडियस वगैरह पता होता है और आपको वेलोसिटी निकालनी होती है, तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं।